आधुनिक आर्थिक व्यवस्थाएं। आधुनिक शब्द ही लग रहा है कि यह वर्तमान समय की आर्थिक व्यवस्था है। ठीक है, तो वर्तमान समय क्या है? औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति का मतलब मशीनीकरण। तो ये औद्योगिक क्रांति आधुनिक आर्थिक जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप नए आविष्कार हुए और इन आविष्कारों ने समाज की अर्थव्यवस्था को ही परिवर्तित कर दिया। आधुनिक अर्थव्यवस्था को मिश्रित या जटिल अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था विश्व के प्रत्येक प्रगतिशील देश में पाई जाती है। औद्योगिक अर्थव्यवस्था प्रायः कृषि प्रधान है। अनेक देश ऐसे भी हैं जहां अनेक प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं मिश्रित रूप में रहती हैं, यानी आर्थिक रूप से संपन्नता के लिए या औद्योगिक अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान इसलिए कहा गया है कि यह जो कृषि प्रधान क्षेत्र होते हैं वहीं पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है। कहीं कहीं क्या होता है कि मिश्रित अवस्था में होती हैं, यानी कई अवस्थाएं जो होती हैं, जैसे कृषि अवस्था हुई, सहकारी अवस्था हुई, ये सब मिल करके मिश्रित अवस्था का अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए औद्योगिक क्रांति आवश्यक है। अभी अपने देश में ही तुम लोग देखो कि जो कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लगा, इसमें बहुत सारी औद्योगिक जो व्यवस्थाएं थीं वो बंद हो गई थीं, जिनकी वजह से अर्थव्यवस्था कमज़ोर पड़ती गई। देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर पड़ती गई। नतीजा क्या हुआ कि हमारा देश प्रगति में पिछड़ने लगा। तो उसके लिए अर्थव्यवस्था को फिर से सुदृढ़ बनाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं बनी हैं, जिसको कि साकार रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि अगर औद्योगिक क्रांति न हो तो आधुनिक आर्थिक जीवन में कमी आने लगती है, और इसको मजबूत बनाने के लिए अर्थव्यवस्था यानी औद्योगिक अर्थव्यवस्था आवश्यक है। ठीक है, तो यह औद्योगिक अर्थव्यवस्था या आर्थिक अर्थव्यवस्था, ये जो जिनके अंतर्गत किया था वो आर्थिक संस्थाएं होती हैं। तो वर्तमान में जो आर्थिक संस्थाएं हैं वह किस प्रकार से हैं? इनको व्यवस्थित बनाने वाली जो संस्थाएं हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे पहला है संपत्ति। संपत्ति सबसे महत्वपूर्ण संस्था है जो समाज में साधनों के वितरण को व्यवस्थित बनाती है। वास्तव में संपत्ति का संबंध दो मुख्य विशेषताओं से होता है: कोई मूल्यवान वस्तु तथा संपत्ति संबंधी अधिकार। जब किसी मूल्यवान वस्तु पर व्यक्ति के अधिकार को मान्यता दी जाती है तभी उस व्यक्ति को हम व्यक्ति की संपत्ति कहते हैं। संपत्ति की विशेषता को अगर हम देखें तो इस प्रकार से है कि संपत्ति मूर्त भी हो सकती है और अमूर्त भी हो सकती है। ये मूर्त और अमूर्त। मूर्त क्या है? मूर्त का मतलब वो चीज़ें जो दिखाई देती हैं, और अमूर्त में जो दिखती नहीं है उसको हम महसूस कर सकते हैं। जैसे मकान, फर्नीचर अथवा गहने, ये क्या है? सब मूर्त हैं, दिखाई देते हैं। जबकि किसी फर्म की साख, प्रबंध तथा ट्रेडमार्क जो चिन्ह लगा होता है वह संपत्ति के अमूर्त रूप होते हैं। उससे पता चलता है कि कितनी संपत्ति है, लेकिन वह संपत्ति का रूप नहीं होता है। किसी बिजनेसमैन के या किसी फैक्ट्री का ट्रेडमार्क लगा होता है तो वह उसका अमूर्त रूप कहलाता है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि संपत्ति का वास्तविक संबंध किसी वस्तु के स्वामित्व के अधिकार से है। जब व्यक्ति का स्वामित्व उस पर हो जाए तो वह उसका संपत्ति होता है। यह वैधानिक और नैतिक होना जरूरी होता है, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं कि लीगल। ये हमारी लीगल संपत्ति है। लीगल मतलब हमारी जायज़ संपत्ति है। केवल वही वस्तु संपत्ति होती है जिससे संबंधित अधिकार को किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सके, जिसका कि अपना अधिकार होता है, जिस पर अपना स्वामित्व होता है, वह संपत्ति ही वास्तविक संपत्ति कहलाती है। छीन करके ली गई संपत्ति नहीं कहलाती है। ठीक है, तो वास्तविक संपत्ति क्या है? जिस पर कि उसका स्वयं का स्वामित्व होता है। दूसरा है श्रम विभाजन। शुरू में ही हमने कहा कि जब ये आदिम युग था उस समय भी श्रम विभाजन था, लेकिन उसका महत्व नहीं था। उसमें होता क्या था कि पुरुष शिकार करते थे, खेती करते थे, फल फूल एकत्रित करने काम करते थे, और स्त्रियां घर में बच्चों का पालन पोषण करती तथा भोजन बनाती थी। तो दुर्खिम के अनुसार
दुर्खिम समाजशास्त्री हैं। दुर्खिम के अनुसार यह यांत्रिक एकता की दशा थी जिसमें व्यक्ति समूह की इच्छा अनुसार एक मशीन की तरह कार्य करता था। इस श्रम विभाजन में विशेषीकरण का कोई महत्व नहीं था। यानी उस समय जो कार्य किया जाता था, श्रम विभाजन तो था, लेकिन उस श्रम विभाजन का कोई विशेष महत्व नहीं था। यांत्रिक एकता की दशा, यांत्रिक एकता मतलब मशीनी रूप में कार्य तो करता था, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं था। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, जनसंख्या में वृद्धि हुई, व्यक्तियों की आवश्यकताएं बढ़ने लगी, बड़ी मात्रा में उत्पादन होने से व्यक्तिगत कुशलता को महत्व दिया जाने लगा तथा आर्थिक प्रतियोगिता तेजी से बढ़ने लगी, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया में वही कार्य करना जरूरी हो गया जिसे करने के पहले वह सबसे अधिक योग्य और कुशल हो। इसमें क्या हुआ कि जब यह अब धीरे धीरे समाज क्या होगा, जटिल होता गया। यह जो यांत्रिक दशा थी, यांत्रिक एकता की दशा थी, अब वह सावयवी एकता हो गई। सावयवी एकता का मतलब जैसे शरीर के कई अंग होते हैं और प्रत्येक अंग मिल कर के ही किसी कार्य करते हैं तो हमारा शरीर चलता है। अगर एक भी अंग प्रभावित हो जाता है तो शरीर रूपी संरचना रुकने सी लगती है। जैसे आप चलती हैं, भोजन करती हैं, हंसती, सब कुछ करती हो, लेकिन यदि मान लो बाय द वे तुम्हारे पैर ने काम करना बंद कर दिया तो शरीर के अन्य क्रियाकलाप भी प्रभावित होने लगते हैं। तो उन्होंने इसको सावयवी एकता कहा। और यांत्रिक एकता में व्यक्ति समूह की इच्छा अनुसार काम करने लगता है तो वह यांत्रिक मतलब मशीनी रूप में, तो वह यांत्रिक एकता की दशा कहलाती है। ठीक है, ये दोनों स्पष्ट है, यांत्रिक एकता और सावयवी एकता। तो पहले क्या था, यांत्रिक एकता थी, अभी क्या है, सावयवी एकता है। यानी सबके गुणों को या सबकी विशेषताओं को यहाँ स्थान दिया जाने लगा। तो इस तरह से सावयव अथवा शरीर रचना में जिस तरह प्रत्येक अंग एक दूसरे का पूरक और सहयोगी होता है, उसी तरह श्रम विभाजन में प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार अपने कार्य के द्वारा दूसरे व्यक्तियों की आवश्यकता पूर्ति को सुगम बनाता है। ठीक है, अपनी क्षमता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति यानी सामूहिक रूप में यह कार्य करता है, तो इसको कहते हैं श्रम विभाजन। इस प्रकार से श्रम विभाजन एक उपयोगी आर्थिक संस्था है। ठीक है, तीसरी है संविदा। संविदा का नाम पहले तो तुम लोग नहीं सुनी होगी, लेकिन अब इधर सुनी होगी जरूर, लेकिन उसका बहुत अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा था। लेकिन अभी जो है हमारे प्रदेश में जो संविदा पर जो नौकरियां मिलने की चर्चा आई थी, वो संविदा है क्या। इसमें होता यह है कि दो पक्षों के बीच में किया जाने वाला लिखित समझौता होता है, जिसमें दोनों पक्षों के अधिकारों और कर्तव्यों की शर्तें शामिल होती हैं तथा जो राज्य के कानूनों के द्वारा मान्य होता है। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं कि अगर किसी मिल में प्रबंध तथा श्रमिकों के बीच, हमेशा प्राइवेट संस्थाएं जितनी होती हैं, अक्सर वहाँ पर जो प्रबंधन होता है, मैनेजमेंट होता है, और लेबर, इनके बीच में हमेशा तू मैं चलती रहती है। तो उस दोनों के बीच में संविदा का कार्य की निश्चित अवधि के लिए श्रमिकों की मजदूरी, कार्य के घंटों, विभिन्न सुविधाओं तथा उत्पादन के प्रति उनके कर्तव्यों की शर्तों को तय करना होता है। तो कितना भी विवाद हो, वह कुछ नियमों के अंतर्गत प्रबंधन और श्रमिक बंधे होते हैं कि न तो श्रमिक छोड़ करके बीच में जा सकता है और न ही प्रबंधन उसको निकाल सकता है। इसको मानने के लिए दोनों पक्ष बाध्य होते हैं। इसको कहते हैं संविदा। इस तरह से संविदा का कार्य किसी भी लेन देन को व्यवस्थित बनाता है। तो अभी जो हमारे यहाँ हमारे प्रदेश में जो चर्चा चली थी कि संविदा पर, यानी जो सर्विस सरकारी तौर पे निश्चित की जाती थी, अब उसको एक निश्चित अवधि के लिए रखा जाएगा और उस पर वह कार्य करेगा। फिर उसके कार्य को देख करके उसकी संविदा की स्थिति को या संविदा के समय को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चौथा है बाजार। शुरू में ही ऐतिहासिक अवस्था में ही हुआ था कि जब हस्तकला की अवस्था थी, उस समय कृषि के साथ साथ छोटे छोटे
जो औजार इत्यादि बनाए गए उनको बाजार में ले जा करके उसका विनिमय कार्य किया गया। आज वही बाजार बृहद रूप ले लिया है। बाजार पहले भी था लेकिन आज और आधुनिक रूप में बृहद रूप ले लिया है। यहाँ वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। क्रय विक्रय का मतलब खरीद और बेचना। आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत बाजार भी एक संस्था है जो आर्थिक क्रियाओं में लगे हुए व्यक्तियों के संबंधों को नियमित करती है। यह बाजार अस्थायी होता है, अस्थायी होता है, स्थानीय होता है। स्थानीय का मतलब लोकल मार्केट, राष्ट्रीय होता है, अंतर्राष्ट्रीय होता है। माने बाजार के कई प्रकार होते हैं। और ये बाजार में चूँकि सामान का मूल्य निर्धारित होता है, उनकी पूर्ति निर्धारित होती है, तो इस तरह से ये पूर्ण बाजार कहलाते हैं। अपूर्ण बाजार में होता है जिसमें केवल एकाधिकारी प्रवृत्ति मिलती है या क्रेता और विक्रेता किसी का भी एक का हो सकता है, मूल्य का निर्धारण स्वयं करते हैं। ऐसे बाजार को अपूर्ण बाजार कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि आर्थिक व्यवस्था की प्रकृति के अनुसार बाजार की विशेषताओं में भी भिन्नता दिखाई देती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को टाइट करने के लिए बहुत ही आवश्यक है बाजार की व्यवस्था। इस तरह से सामाजिक अर्थव्यवस्था में बाजार विकसित होते हैं। और अगला है विनिमय प्रणाली। विनिमय प्रणाली का मतलब अपनी आवश्यकता के अनुसार उत्पादन और विभिन्न ज़रूरतों में वृद्धि होने के कारण मुद्रा की व्यवस्था जो होती है, मुद्रा का जो लेन देन होता है या आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो अदला बदली की प्रक्रिया होती है, उसको कहते हैं विनिमय की व्यवस्था। जो हमारे देश में भी चलता है आयात और निर्यात, जिसको हम कह सकते हैं। इस विनिमय प्रणाली को आयात और निर्यात की व्यवस्था भी कह सकते हैं। आवश्यकता अनुसार हम दूसरी स्थान से दूसरे देशों से अपने देश में सामान मंगवाते हैं और उनकी आवश्यकता के अनुसार अपने देश में बनाई हुई वस्तु को स्थानांतरित करते हैं। यह कहती है विनिमय प्रणाली। अगला है प्रतियोगिता। आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से प्रतियोगिता पर निर्भर होती है। इसमें प्रतियोगिता स्पष्ट रूप से दिखाई भी देती है। हम लोग भी देखते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में राज्य द्वारा आर्थिक प्रतिस्पर्धा पर पूरा नियंत्रण रखा जाता है, किंतु पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक उत्पादक विभिन्न तरीकों से अन्य उत्पादकों से इस तरह से प्रतिस्पर्धा करता है जिससे वह अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। जैसे तुम लोग देखती होगी कि टीवी में एक पेस्ट का प्रचार अगर एक कंपनी देती है तो दूसरी कंपनी दूसरे पेस्ट का प्रचार देती है। या कोई अन्य सामान भी होता है, विज्ञापन अलग अलग होता है, इसमें ये चीज़ मिला हुआ है, इसमें ये अच्छी चीज़ मिली हुई है। माने सब अपने अपने जो आर्थिक संस्था है उसको बढ़ा चढ़ा करके बताने का प्रयास करते हैं। इसको कहते हैं प्रतियोगिता। तो इस प्रतियोगिता से भी इसमें नए नए आविष्कार होने लगते हैं, उत्पादन के क्षेत्र में प्रयास करने लगते हैं, जिससे लोगों में उपभोग की नई आदतें विकसित हो सकती हैं। अगर कोई कंपनी कहती है कि बहुत अच्छा, मेरा सामान बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट मेरा बहुत अच्छा है, तो दूसरी कंपनी कहती है कि हमने इसमें और भी ज़्यादा आविष्कार किए हैं और मेरा उत्पादक और अच्छा है। तो आवश्यकता के अनुसार लोगों में एक लेने की ललक भी आने लगती है। तो इस तरह से क्या हुआ, अर्थव्यवस्था उसकी टाइट होने लगती है, अच्छी होने लगती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि आधुनिक अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या हैं। इन दोनों को आप अच्छी तरह से पहले सुन करके समझ लेंगी। जहाँ जो लाइन नहीं समझ में आएगा वो अंडरलाइन करके फिर से पूछ लोगी। ठीक है, तब तक अर्थव्यवस्था के प्रकार को एक बार रीडिंग लगा लेना।